बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर्स का है यानी हकीकी अदाद का है। उस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 पहली एक्सरसाइज बेटा हमने करनी है। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा उसके टोटल जो है वो 10 पार्ट्स हैं जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला और ये 9 वाला है और लास्ट पे ये वाला 10 वाला। टोटल 10 पार्ट्स हैं बेटा। और इनमें कहता क्या है, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं बेटा उनके लिए भी ये सेम मेथड है जो मैं करवाऊंगा, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है। आपने बेटा सेम मेथड को फॉलो करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो है बेटा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है या उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, बुक में स्टेटमेंट ये लिखता है कि ये जो आपके पास ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं ना, आपने ये बताना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं। इनमें से ये कौन कौन से रैशनल्स हैं वो अलहदा करने हैं और जो इर्रेशनल हैं वो अलहदा करने हैं। और उर्दू मीडियम बुक में ये लिखा हुआ है नातक और गैर नातक अदाद की शिनाख्त करनी है, यानी नातक कहते हैं रैशनल को और गैर नातक कहते हैं इर्रेशनल को। रैशनल और इर्रेशनल की आपने शिनाख्त करनी है कौन कौन से हैं इनमें से। तो बेटा सबसे पहले हम रैशनल और इर्रेशनल के लिए जो है कुछ पॉइंट जो है अपने जो है वो क्लियर कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल्स को बोलते हैं उर्दू में बेटा नातक अदाद। और इर्रेशनल जो हमारे पास हैं, इर्रेशनल नंबर जो हैं वो बेटा हमारे पास कौन से हैं? इर्रेशनल नंबर्स, और उनको हम बोलते हैं गैर नातक अदाद। अब बेटा जो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास उनके लिए याद रखिएगा, आपके पास ऐसी कोई भी वैल्यू जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखी हो, यानी बटे की शक्ल में हो, और इसमें जो नीचे वाला बेटा वैल्यू है, बटे के नीचे वाली वैल्यू Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर आपकी कोई भी वैल्यू बेटा P ओवर Q की शक्ल में लिखी हो, बटे की शक्ल में लिखी हो, डिवाइड की शक्ल में लिखी हो और नीचे वाली रकम जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो वो बेटा क्या होती है? रैशनल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं जिसमें वैल्यू आपकी बटे की शक्ल में हो और नीचे वाली वैल्यू 0 ना हो। पहली बात ये। दूसरी बात बेटा ये हमारे पास, अगर आपके पास वैल्यू आ जाए पॉइंट वाली, इशारिये वाली, ठीक है, तो वो रैशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। इशारिये वाली, पॉइंट वाली जो वैल्यूज हैं बेटा, जैसे ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये भी इशारिये वाली है, ये भी इशारिये वाली है, यानी पॉइंट्स वाली जो वैल्यू है बेटा वो रैशनल भी हो सकती हैं और इर्रेशनल भी हो सकती हैं। तो पॉइंट वाली वैल्यू बेटा जो होती है हमारे पास, जैसे ये पॉइंट वाली वैल्यू है, ये यहाँ पे आके बेटा आगे खत्म होगी, आगे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये वैल्यू आगे क्या है? चल रही है। तो इसका मतलब जो वैल्यू आगे इशारिये के बाद किसी डिजिट के बाद खत्म हो जाती, जैसे बेटा आपके पास ये वैल्यू है, ये आपके पास पॉइंट के बाद 6 डिजिट के बाद जो है वैल्यू खत्म हो गई है और ये खत्म नहीं हुई। जो खत्म हो गया उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जो खत्म नहीं, आगे सो ऑन चल रही है वैल्यू, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगर बेटा कोई वैल्यू पॉइंट वाली, इशारिये वाली हो और वो टर्मिनेटिंग हो, कौन सी हो बेटा? टर्मिनेटिंग हो, तो फिर बेटा वो क्या होगा? वो रैशनल नंबर होगा। जैसे ये इशारिये के बाद 6 डिजिट के बाद वैल्यू खत्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। टर्मिनेट का मतलब जो खत्म हो जाए, खत्म होने वाली वैल्यू को बेटा हम क्या कहते हैं? जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ये बात याद रखनी है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है ना बेटा, वो भी रैशनल नंबर हो सकती है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है वो रैशनल नंबर भी हो सकती है बेटा। टर्मिनेटिंग वैल्यू जो है, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है वो रैशनल नंबर भी हो सकती है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकती है। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू जो है बेटा, अब कब वो रैशनल नंबर हो सकती है और कब वो इर्रेशनल नंबर होगी, इसको जरा देख लेते हैं। अगर इशारिये के बाद बेटा वैल्यू टर्मिनेट हो रही है, जैसे ये खत्म हो रही है, तो फिर तो इसका मतलब ये जो है आपके पास ये बेटा रैशनल नंबर है। यहां तक तो क्लियर हो गया। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, खत्म नहीं हो रही, तो फिर बेटा वो रैशनल है या इर्रेशनल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? फिर हमने देखना है उसके बाद जो वैल्यू आ रही है, जैसे इशारिये के बाद ये वैल्यू है आपके पास,
23606 अगर तो बेटा जो इशारिये के बाद वैल्यू आगे सो ऑन चलती जा रही हैं वो बेटा रिपीटिंग ग्रुप्स हों। रिपीटिंग ग्रुप्स का मतलब क्या है, रिकरिंग वैल्यूज हों, तो फिर बेटा आपके पास क्या होता है जो है उसको हम कहते हैं ये रैशनल नंबर हैं। जैसे यहाँ पे है 23, आगे 60 की जगह भी 23 होता और फिर 60 की जगह 67 की जगह भी 23 होता। जैसे यहाँ पे है 353535, हालांकि ये तो वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें पता है कि ये रैशनल नंबर में ही आना है, लेकिन अगर इसकी तरह बेटा यहाँ पे भी सेम वैल्यूज होती, सेम ग्रुप रिपीट हो रहे होते, सेम पैटर्न होता, तो फिर वो क्या होना था, होनी नॉन टर्मिनेटिंग थी, लेकिन हमने उसको भी क्या कहना था, रैशनल नंबर। लेकिन अगर इसकी तरह सेम नहीं है, ये 23 है, आगे 60 है, आगे 67 है, डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, नॉन रिपीटिंग है, तो फिर बेटा उनको हम नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, और वो बेटा क्या होगी आपके पास, इररेशनल नंबर होगा। समझ आ गई बात। और उसके बाद अगर आपके पास बेटा ये हमने पहली बात तो ये कर ली कि रैशनल नंबर के लिए अगर बेटा आपके पास कोई वैल्यू बटे की शक्ल में है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, और उसमें नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है, जैसे ये वाली वैल्यू है आपके पास 15/4, तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। उसके बाद अगर पॉइंट इशारिये की बात करें तो इशारिया दो तरह का हो सकता है, एक है इशारिये के बाद वैल्यू कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाती हैं, उनको टर्मिनेटिंग कहते हैं, और कुछ वैल्यू होती हैं जो डिजिट के बाद खत्म नहीं होती, चलती जाती हैं आगे सो ऑन, उनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग तो हमेशा रैशनल नंबर ही होते हैं, वो इररेशनल नहीं होते, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो वैल्यू होती हैं उनमें कुछ वैल्यू जो है बेटा वो होती हैं रैशनल नंबर्स वाली और कुछ इररेशनल वाली, यानी गैर नातक वाली। नातक वाली वो होती हैं जिसमें जो है बेटा जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, खत्म नहीं हो रही, लेकिन वो सेम रिपीटिंग वैल्यू है, सेम ग्रुप है, रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उनको हम जो है रैशनल कह देते हैं। और जो सेम ना हो, डिफरेंट हो, वैल्यू रिपीट हो रही हो बार बार, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, जो है वो गैर नातक यानी इररेशनल नंबर कह देते हैं। उसके बाद बेटा अगर जजर वाली रकम हो, जो है स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हो, जैसे ये वाली वैल्यू है स्क्वायर रूट वाली, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, तो जब भी बेटा आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाए ना, तो ये याद रखना स्क्वायर रूट हम किसको कहते हैं, स्क्वायर रूट जो है वो उर्दू में हम कहते हैं बेटा जजर को। अगर कोई जजर वाली वैल्यू आ गई है ना, तो उसमें बेटा ये याद रखें, जैसे हमारे पास आ गया जजर 1, जजर 4, जजर 9, या इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर 12 जो है 16 आ गया 9 के बाद, ये बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 1 का है स्क्वायर रूट, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, आगे अगर 25 आ जाएगा तो वो 5 का है, आगे 36। अगर तो इनमें से कोई वैल्यू आ रही है बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर जजर के अंदर अगर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो बेटा परफेक्ट स्क्वायर है, जिनका जजर खत्म हो रहा है, तो वो बेटा रैशनल नंबर्स होते हैं, नातक अदाद होते हैं। और अगर जजर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए जो बेटा आपके पास इनके अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर ना बने, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए 2, ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का जजर नहीं है। उसके बाद 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, ये इनमें से इस तरह कोई भी वैल्यू, 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, आगे 9 के बाद 10 आ जाए, 11 आ जाए, इस तरह कोई भी वैल्यू आ जाए बेटा इस तरह जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो क्या होते हैं, इररेशनल नंबर यानी कि गैर नातक अदाद होते हैं। क्लियर होगी बात बेटा। रैशनल के लिए क्या कौन कौन सी निशानी है, बटे की शक्ल में हो, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, और नीचे वाली वैल्यू 0 ना हो, यानी इस तरह ना लिखा हो 2/0, तो अब आप कहेंगे ये बटे की शक्ल में है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो ये बेटा जो है इररेशनल है, ये रैशनल नहीं है, क्योंकि रैशनल के लिए नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। तो ये बेटा आपके पास अगर नीचे 0 आ जाए तो फिर रैशनल नहीं है, ठीक है। दूसरी निशानी ये है कि अगर इशारिये वाली वैल्यू है, पॉइंट्स वाली वैल्यू है, तो उसमें ये देखना है कि इशारिये के बाद वैल्यू खत्म हो रही है या आगे कंटिन्यू चल रही है। तो अगर तो खत्म हो रही है, टर्मिनेटिंग है, तो फिर तो वो रैशनल है, इररेशनल नहीं होंगे। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है
तो फिर बेटा वो क्या होंगे आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, तो वो रैशनल भी हो सकते हैं और इररेशनल भी हो सकते हैं। रैशनल कब होंगे, जब जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हैं जो इशारिये के बाद आगे सोआन चलती जा रही हैं वो एक जैसे रिपीटिंग ग्रुप्स होंगे तो वो बेटा आपके पास रैशनल होंगे। और अगर एक जैसे रिपीटिंग ग्रुप नहीं होंगे, रिपीटिंग वैल्यूज नहीं होंगी, यानी जो बार बार आ रही हैं वो एक जैसी वैल्यू रिपीट नहीं होंगी, तो वो क्या होंगे बेटा, इररेशनल गैर नातक अदाद होंगे। और अगर जजर वाली रकमें होंगी तो जजर के अंदर बेटा परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वो नातक यानी रैशनल नंबर होगा। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई रकम जजर के अंदर आ जाएगी बेटा, तो फिर वो क्या होगा, गैर नातक अदाद हो गए, यानी कि आपके पास इररेशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद बेटा और आपके पास जो है इनके अलावा अगर इस तरह के कुछ सिंबल्स आ जाते हैं, जैसे ये ई है, ये पाई है, तो ये बेटा जो आपके पास है ना, ये बात याद रखना, इनकी आपने पहले वैल्यू निकाल लेनी है। वैसे ये होते सारे इररेशनल हैं, लेकिन आपने पहले इनको जो है कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकाल के देख लेनी है। अगर ये इन पॉइंट्स के मुताबिक जो है रैशनल में बिलोंग कर रहा है तो फिर ये रैशनल नंबर्स होंगे, और अगर इसके अंदर आ रहा है तो फिर ये गैर रैशनल यानी कि इररेशनल गैर नातक अदाद होंगे। तो बेटा ये वैसे ज्यादातर जो है ये इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, गैर नातक इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सबको नजर आ रहा है कि बेटा आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व सिंपल है बेटा, यहाँ पे आपने, अब मैं इसको अरेज कर देता हूँ, ये बेटा आपने नोट कर लिया होगा, इसका जो है ना आपने स्क्रीन शॉट लेके पास रख लेना है। तो अब ये देखें 2.353535 ये पहला पॉइंट है बेटा। पहला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला जूस जो है वो है। अब इसमें बेटा आपने ये देखना है कि इसमें तो इशारिये वाली वैल्यू है, और इशारिये वाली में हमने कहा था एक होती है टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। एक इशारिये के बाद वैल्यू कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाती है और एक में खत्म नहीं होती, आगे डॉट लगे होते हैं, चलती जाती हैं। तो ये तो बेटा इशारिये के बाद 6 डिजिट हैं, 353535, और 6 डिजिट के बाद आगे कुछ नहीं है, टर्मिनेट हो गई है, खत्म हो गई है। तो जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वो तो बेटा आपका क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर। इसके नीचे बस आपने बताना है कि ये कौन से हैं, रैशनल है या इररेशनल है। रैशनल नंबर है, उर्दू में क्या लिख देंगे, नातक अदाद, बस ये इसका जवाब है। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट जो है 0.6 बार, ये जो बेटा 0.6 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब है 0.66666, जितनी दफा मर्जी लिख लें, आगे चलता जाएगा सो ऑन। ये जब किसी रकम के ऊपर बाहर आ जाए ना, तो उसका मतलब है वो आगे चलती जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इसका मतलब ये जो आपको सेकंड वाला इसका जूस दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आपके पास फिर इशारिये वाली वैल्यू है। और इशारिये वाली अगर वैल्यू है तो उसमें देखें टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर तो टर्मिनेटिंग होती फिर तो रैशनल नंबर होना था। अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ गई है बेटा, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि अब ये रैशनल वाले में आता है या इररेशनल वाले में। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने ये देखना है कि जो वैल्यू आ रही हैं वो रिपीटिंग ग्रुप है, बिल्कुल। ये देखे ये 6 है, ये भी 6 है, अगर इनको ग्रुप बनाए तो 66 यानी ये जिस तरह से मर्जी एक एक देख लें, दो दो देख लें, ये बेटा चाहे तीन तीन देख लें आप, तो ये सेम ग्रुप बन रहे हैं, एक जैसी वैल्यू आ रही हैं। हालांकि नॉन टर्मिनेटिंग है, मैंने बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, टर्मिनेटिंग होगी तो रैशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी, नातक भी हो सकता है, गैर नातक भी। तो बेटा यहाँ पे ये जो है क्या होगा, अगर ये सेम आ रहा है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है आगे चल रही हैं, कंटिन्यू खत्म नहीं हो रही, अगर उनके रिपीटिंग ग्रुप सेम है तो फिर बेटा ये क्या है आपके पास, ये रैशनल है, यानी कि नातक अदाद है। तो ये भी क्या आ गया, रैशनल नंबर। इसके नीचे भी बेटा आपने ये लिख देना है, और या उर्दू में आप क्या लिख लेंगे, नातक अदाद। ये बेटा आपका जो है वो सेकंड वाला जो है पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बेटा अगर हम इसका थर्ड वाला पार्ट देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, थर्ड वाले पे बेटा आते हैं। थर्ड वाला देखें क्या है, इसमें लिखा हुआ है 2.2236067 सो ऑन। तो बेटा ये वैल्यू भी
पॉइंट वाली हैं, इशारे वाली हैं, लेकिन इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि इशारे वाली अगर वैल्यू है और इसमें बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे खत्म नहीं हो रही, सो ऑन चलती जा रही है वैल्यू, तो इसमें हमने इन ग्रुप्स को देखना है क्या ये रिपीट हो रहे हैं। अब बेटा ये देखें ना, तो ये अगर एक एक को ले तो ये 2 है, ये 2 नहीं है, इसका मतलब ये सेम नहीं है। अगर इन दोनों को ले 23 तो ये 23 भी नहीं है, तो सेम नहीं है। चाहे तीन तीन को लेके देख ले, कोई भी ग्रुप इसका सेम नहीं आ रहा, तो फिर बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और जो है ये बेटा नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग है। बुक के अंदर वर्ड लिखा होता है नॉन रिकरिंग और रिकरिंग, तो उनका मतलब ये होता है जो सेम हो वो रिकरिंग होती हैं और जो सेम ना हो वो नॉन रिकरिंग होती हैं, यानी वो रिपीट नहीं हो रही। तो अब ये फिर आपका क्या होगा बेटा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, यानी कि एक जैसी वैल्यू जो है वो बार बार नहीं आ रही, तो ये बेटा आपका इररेशनल होगा। इसके नीचे आप क्या लिख देंगे, इररेशनल नंबर्स। तो उसके बाद या इसको आप क्या लिख देंगे, गैर नातिक। इंग्लिश वाले ये लिख देंगे इसके नीचे, जो आप उर्दू वाले ये लिख देंगे। बस जो है उर्दू वालों ने उर्दू वाला लिख देना है और इंग्लिश वालों ने इंग्लिश वाला लिख देना है। ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। उसके बाद जो बेटा इसका फोर्थ वाला पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 7। अब बेटा ये क्या है, रैशनल है या इररेशनल है, नातक है या गैर नातक है। सिंपल जजर वाली रकम हो, स्क्वायर रूट जो है बेटा ये जजर को कहते हैं, उर्दू में जजर, इंग्लिश में स्क्वायर रूट। तो अब ये जो स्क्वायर रूट आपको नजर आ रहा है इसके अंदर है 7। 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 होता है, उसके बाद 9 होता है, उसके बाद 16, उसके बाद 25, 36, लेकिन 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये किस में होगा फिर बेटा, गैर नातक यानी कि इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या है फिर, इररेशनल है बेटा, यानी कि गैर नातक है आपके पास। इररेशनल को उर्दू में क्या कहते हैं, गैर नातक। क्लियर होगी बात बेटा। अब ये आपके जो है 4 पार्ट हो गए। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वाला इसका फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाले में बेटा क्या लिखा हुआ है, वैल्यू है ई। अब ई एक सिंबल है। अब बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से पहले आपने निकाल लेनी है ई की वैल्यू क्या होती है। कैलकुलेटर आपको बेटा आप स्क्रीन पे सामने मैं करता हूं, आपको नजर आ रहा होगा। अब इस कैलकुलेटर के अंदर बेटा आपने इसको ऑन किया और इसमें ये बेटा जो है इस तरह का कैलकुलेटर जिनके पास है उन्होंने ये जो बेटा अल्फा लिखा हुआ है ना रेड कलर का, पहले इस बटन को प्रेस करना है। इसको करने के बाद बेटा ये जिसके ऊपर बटन के ऊपर लिखा हुआ है LN नेचुरल लॉग, इस वाले बटन को प्रेस करना है। ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड रो का जो पहला है राइट साइड पे, जब आप इसको प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर पे ई लिखा आ जाएगा। अब इक्वल दबाओगे तो बेटा ये लिखा आया 2.71828। ये वैल्यू जो आई है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ई की जो वैल्यू आई है बेटा वो आई है आपके पास 2.7182। उसके बाद है 818, इस तरह आगे बेटा जो है 81828, ये है, ये वैल्यू आई है बेटा। ये आपके पास वैल्यू आ रही है। इसी तरह आगे सो आन, ये खत्म नहीं होंगी कभी भी, आगे चलती जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ये जो कैलकुलेटर है इसमें बेटा वैल्यू जो है इशारिये के बाद 7 से 8 वैल्यू जो है बेटा वो शो करवाता है। उसके बाद जो अगली वैल्यू शो नहीं करवाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे वैल्यू नहीं है, इसकी आगे सो ऑन वैल्यूज होंगी। तो अब बेटा ये देखें आपके पास ये जो वैल्यू आई है इसमें देखें ये इशारिये वाली वैल्यू है और इशारिये के बाद जो बेटा आपके पास वैल्यू आ रही है क्या वो रिपीट हो रही है। अगर 1 1 देखें तो ये 7 है, ये 1 है, यानी एक एक के हिसाब से रिपीट नहीं हो रही। 2 2 देखें तो ये 71 है, ये 82 है, फिर भी सेम नहीं है। तो ये बेटा जो आपके रिपीटिंग ग्रुप नहीं आ रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। अगर रिपीटिंग होती, एक जैसी होती, जैसे इस वाले में था कि 666 आया था, तो फिर बेटा वो रैशनल होना था। लेकिन अगर सेम नहीं है तो फिर ये क्या है, इररेशनल है। इररेशनल को हम क्या बोलते हैं बेटा उर्दू में, जो है इररेशनल नंबर्स को हम बोलते हैं गैर नातक अदाद। उर्दू वालों ने गैर नातक अदाद लिख लेना है और इंग्लिश वालों ने क्या लिख लेना है, रैशनल इररेशनल नंबर। क्लियर होगी बात बेटा। ये आपका जो है वो फिफ्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सिक्स वाले की अगर बात करें तो वो वैल्यू है पाई सिंबल। ये भी बेटा इररेशनल है।
इसकी वैल्यू भी अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो वो हमारे पास क्या आती है। इसके लिए बेटा आपने क्या करना है, ये शिफ्ट का जो बटन है ना, आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर, पहले इसको दबाना है, फिर इधर जो लास्ट वाली लाइन में सेकंड वाला राइट साइड से थर्ड वाला जो है दरमियान वाला EXP जो है, ये बटन दबाएंगे बेटा तो आपका पाई लिखा आ जाएगा। और अब इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये 3.1415, इसी तरह आगे सो ऑन वैल्यू चल रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पाई की वैल्यू क्या है, 3.1415। आगे बेटा इसी तरह 9 सो ऑन आगे वैल्यू चलती जाएंगी। तो अब इसमें देखें कि ये भी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी आगे वैल्यू है। और क्या सेम है, ये अगर 1 है तो ये 4 है, सेम नहीं है। अगर यहाँ पे भी 1 होता है तो फिर ये और ये सेम होने थे। अगर दो दो को देखे ग्रुप्स को तो ये 14 है और ये 15 है, फिर भी सेम नहीं है। 3 को देखें फिर भी सेम नहीं है, तो ये बेटा नॉन रिपीटिंग है। तो इस नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो फिर बेटा ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं आपके पास, यानी कि गैर नातक अदाद है। उर्दू में आपने गैर नातक और इंग्लिश में क्या लिख देना है, इर्रेशनल नंबर। ये बेटा आपके पास 6 वाला हो गया। अब 7 वाले को देखें तो वो है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब इसमें बेटा दो वैल्यूज हैं, एक है 5 और एक है प्लस स्क्वायर रूट 11। तो बेटा 5 तो आपका जो है ये रियल नंबर है, इसको तो छोड़ दे। अब आपने इसको देखना है, मेन चीज ये है, स्क्वायर रूट जजर वाली रकम आ गई, तो जजर के अंदर क्या है, 11। 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, किसी का भी ये बेटा मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर को उर्दू में मुकम्मल मुरब्बा कहते हैं, तो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 9 होता है 3 का परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद 4 का होता है 16, 11 किसी का नहीं है। तो फिर इसका मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा, तो फिर ये क्या है, इररेशनल नंबर, सॉरी हाँ इररेशनल यानी कि गैर नातक अदाद है। इररेशनल यानी गैर नातक अदाद है बेटा आपके पास। क्लियर होगी बात इसकी भी। ये आपका जो है ये 6 वाला था, और ये अब हमने जो किया है ये 7 वाला है। 6 और ये 7 वाला पार्ट भी गैर नातक है, इररेशनल है। अगर इसकी जगह 9 होता, 5 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 9 होता, तो आप इसको कह सकते थे कि ये क्या है आपके पास जो है नातक है, यानी रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर बेटा हम नेक्स्ट पे चले तो वो वैसे भी आप बेटा जो है वो देख सकते हैं, जो 8 वाला पार्ट है वो भी सेम 7 की तरह का है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, ये वैल्यू है बेटा। तो सिंपल है, ये वाला जो है ये 8 वाला पार्ट है, ये जो है ना 15/4, ये बेटा आपका जो है ये 9 वाला है और ये 10 वाला है। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये बेटा इसमें दोनों वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जजर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है, तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर हो भी और दूसरा ना हो तो फिर भी बेटा ये इररेशनल ही होना है। तो ये भी बेटा क्या है, इररेशनल यानी कि गैर नातक जो है वो गैर नातक अदाद है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 9 वाला पार्ट, वो है 15/4। ये बेटा P/Q की फॉर्म में है, बटे की शक्ल में लिखा हुआ है, और इसमें नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है। तो ये तो सिंपल है कि ये क्या है, फिर रैशनल है बेटा आपके पास, यानी कि नातक अदद है ये आपका। और आखिरी जो पार्ट है बेटा वो आपके पास जो है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, और फिर बेटा देखेंगे कि ये रैशनल की कैटेगरी में आता है या इररेशनल की कैटेगरी में आता है। वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, और उसके बाद बेटा जो है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। वैसे अगर देखें बेटा इसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, लेकिन जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो बेटा आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से तो ये लग रहा है कि इररेशनल है, लेकिन यहाँ पे ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो प्रोडक्ट वाली वैल्यू जो है वो ज्यादातर रैशनल होती है, ये बात याद रखना। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ये बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी ये आपको दिया हुआ है, और इसकी जगह हमने ये लिखना है ए का स्क्वायर
दरमियान में माइनस और बी का स्केयर, इसमें ए 2 है और बी जो है वो स्केयर रूट 2 है। तो ये देखें ये दोनों सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों रकमों का स्केयर दरमियान में माइनस। अब बेटा ये 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और माइनस ये स्केयर रूट से काट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा 2 आएगा। तो अब ये तो सिंपल एक नंबर आ गया बेटा। तो ये आपके पास जो है आपका क्या है बेटा रैशनल नंबर है, यानी कि नातक अदद है। क्या है बेटा ये रैशनल जो है वो नंबर आपने नीचे लिख देना है, यानी नातक अदद। अदाद लिख लें या अदद लिख लें आपकी मर्जी है। तो ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट्स थे, हमने 10 के 10 जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है ना, इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं। और क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, आपने बेटा इन जो पॉइंट्स हैं, ये जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इन पॉइंट्स को आपने रियल लाइन के ऊपर जो है वो जाहिर करना है, ड्रा करना है। यानी जो आपकी अददी खत है उसके ऊपर आपने इसको क्या करना है जो है बेटा जाहिर करना है। अददी खाते या रियल लाइन हम कहते किसको है बेटा, जरा वो सुनने बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगर हमने ये एक लाइन लगाई है बेटा, हमारे पास ये एक लाइन लग गई, यहाँ पे आपने इस तरफ भी एरो लगा देना है और इस लाइन के इस तरफ भी एरो लगा देना है। इसके सेंटर में बेटा जो पॉइंट होगा वो होगा 0 और राइट साइड की तरफ अगर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, जैसे ये 1, ये 2, ये आपके पास आ गया 3, आगे सो ऑन जितनी मर्जी वैल्यू आप लिख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे सो ऑन। इस साइड पे अगर आए तो बेटा ये -1, इसी तरह -2 और -3। अब बेटा ये जो 0 और 1 या 1 और 2 या 2 और 3 के दरमियान में जो फासला है या इधर, ये बेटा आपने सब का एक जैसा रखना है। जैसे जितना इन दोनों के दरमियान में, सब के दरमियान में आपने कोशिश करनी है ये एक जितना रखें। और ये बेटा जो 0 और 1 के दरमियान में ये जो जगह है, ये टोटल जो है, जैसे ये 0 है और ये 1 है तो ये 0.1, ये 0.2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आगे 10 यानी कि 1 आ गया। इसी तरह 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 2 आएगा, यानी कि इनके दरमियान में ये 10-10 पॉइंट होते हैं बेटा, ये भी बात याद रखना सब के दरमियान में। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है ना, जैसे कि क्या है स्क्वायर रूट 2 कहते हैं, इसको बेटा आपने क्या करना है, इस रियल लाइन के ऊपर जो है अददी खत के ऊपर आपने क्या करना है बेटा, इसको जाहिर करना है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपने जो है कैलकुलेटर पकड़ लेना है। इंग्लिश मीडियम रियल लाइन और उर्दू मीडियम में इसको अददी खत कहते हैं। तो अब बेटा सेम तरीके से करना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम है चाहे उर्दू मीडियम, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बेटा इसमें क्या है, सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ ना कैलकुलेटर पे लिखें जजर 2। जैसे ही आप जजर 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.414 और आगे कुछ वैल्यू सो ऑन चलती जा रही हैं। अगर इसको सारे को राउंड ऑफ किया जाए ना बेटा तो ये 1.4 ही रहता है। इन पीछे वाली वैल्यूज को अगर हम राउंड ऑफ करके ले भी आए तो ये 1.4 ही रहेगा। आप जो है बेटा इसको जो है अगर 1.5 या 1.3 नहीं कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, अगर इस कैलकुलेटर को फिक्स भी कर लें तो ये 1.4 ही रहना है। तो अब ये जो 1.4 है ना बेटा, इसको आपने यहाँ पे ड्रा करना है। ठीक है, अब ये देखें ये 1 है, इसका मतलब 1 के बाद है कितना 0.4, तो 1.4 जो है बेटा यहाँ पे आएगा 1.1 2, ये 1.3 4 1.5 6 7 8 9 और ये 10 यानी 2 आ गया। तो ये बेटा आपका 1 2 3 4 ये वाला जो बेटा पॉइंट है ना, ये वाला, ये मैंने बड़ी लाइन लगा दी, इसको P कह दिया। ये पॉइंट है आपका कौन सा, स्क्वायर रूट 2 1.4 वाला। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। बस आपने इस तरह से एक अददी खत जो है रियल लाइन बनानी है और उस लाइन के ऊपर बेटा आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आपको दी हुई है
उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है, जाहिर कर देना है, यानी यहाँ पे बता देना है कि ये वाली वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, उसको पी पॉइंट कह देना है। क्लियर होगी बात। अब बेटा अगर इसका सेकंड वाला पार्ट हम करें तो उसके लिए बेटा देखें वो क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 को अगर हम बेटा कैलकुलेटर से करते हैं, लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 कैलकुलेटर पे, तो वो आंसर देता है 1.732 आगे सो आना है। इनको अगर बेटा हम राउंड ऑफ जितना मर्जी कर लें तो ये रहना कितने 1.7 ही रहना है। अब अगर इसकी हम जो है बेटा रियल लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे ये हमने एक इसकी रियल लाइन अददी खत बना लिया। अब सेंटर में क्या होना है बेटा, जो है 0, इस साइड पे 1 2 3 और इस साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये एरो का मतलब है दोनों तरफ जितनी मर्जी ये प्लस इन्फिनिट तक वैल्यू जाएंगी और ये माइनस इन्फिनिट तक आगे सो ऑन। अब है 1.7, ये 1 है ये 2 है। 1.7 1 के बाद 1.1 1.2 3 4 ये 1.5 6 7 8 और ये 9। तो ये है बेटा 1.7, ये वाला जो है इसको थोड़ा सा आपने बड़ा कर लिया, इसको पॉइंट पी लिख लिया और यहाँ पे वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3, वो आपने जाहिर कर दी। तो ये बेटा आपका रियल लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा हो गया है। आपने जो है बेटा इसके लिए जो है टीचर्स ने आपको सिखाया होगा कि आप राइट ट्राइंगल बनाएं और पनकार के साथ इस तरह से लाइन खींचे। कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप वैल्यू निकालें और उस वैल्यू को पॉइंट के ऊपर जाहिर कर दें, यानी रियल लाइन के ऊपर अददी खत के ऊपर पॉइंट लगा के आपने रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हम इसका आगे थर्ड वाला पार्ट जो है वो करते हैं। सबका इसी तरह सिंपल है बेटा जो है। तो अब अगला जो पार्ट है बेटा उसको करेंगे। वो वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, वो वैल्यू लिखी हुई है 4 सही 1/3। अब बेटा पहले इसकी ये सही जो है ना इसको खत्म करते हैं। तो ये इसका तरीकाकार, जब इस तरह वैल्यू दी हो तो आपने यहाँ पे जो पहले वैल्यू दी है उसको नीचे वाली वैल्यू से हमेशा मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से किया तो कितना आ गया 12। 12 में ये ऊपर वाला 1 ऐड कर लेना है। तो जब 12 में 1 ऐड करेंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसको बेटा आपने लिख लिया 13 और नीचे जो है उसको वैसे ही लिख लिया 3। अब बेटा ये जो 13/3 है ना, इसको अगर हम कैलकुलेटर पे लिखे 13/3 तो ये आपका आता है 4.333, यानी ये वैल्यू आपकी कितनी आती है 4.33 सो ऑन। तो ये 4.3 तक हमने लिख ली। अब ये जो 4.3 है ना बेटा, इसको हमने रियल लाइन के ऊपर क्या करना है जाहिर करना है, यानी रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने एक जो है वो क्या बना ली रियल लाइन उसकी बना ली। अब बेटा सेंटर में इसके 0 आना है, ठीक है, और 0 के इस साइड पे -1 -2 इसी तरह सो ऑन वैल्यू जो है वो होनी है -2 -3 -4 इधर +1 +2 +3 और आगे बेटा मैं इसको थोड़ा और लंबा कर लेता हूँ 4 5 इस तरह सो ऑन। जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आप बेटा लेके जा सकते हैं। इस तरफ क्यों नहीं लिखी, ये 0 है, ये 1 ये 2 ये 3 4 5, क्योंकि अब हमें 4.3 तक जाना है तो माइनस में जाने की जरूरत नहीं है। चाहे यहाँ पे एक भी माइनस की वैल्यू ना लिखे, 0 से स्टार्ट कर लेते फिर भी काम चल जाना था। अच्छा बेटा ये 4 है और ये 5 है, ये 4.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4.9 और आगे 5 आ जाएगा। तो 4.3 बेटा ये वाला आपका पॉइंट है, ये वाला ये P आपने कह दिया और यहाँ पे वैल्यू है 4 सही 1/3, ये बेटा आपने ऊपर लिख देनी है। तो ये आपका जो है ये थोड़ा सा इस लाइन को आपने बड़ा कर लेना है, ये जो पॉइंट P है। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बेटा अगर नेक्स्ट वाला देखें तो वो है -2 से ही 1/7। तो इसको बेटा अगर हम खत्म करते हैं 2 को 7 से करेंगे 14, 14 में एक ऐड किया तो 15 और डिवाइडेड बाय 7 ही रहना है, नीचे जो है वही रहना है, साथ ये माइनस भी वैसे ही। तो ये बेटा आपका उसी तरह ये और ये जैसे मल्टीप्लाई हुई थी और ये इसमें क्या होनी होती है ऐड होनी होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
फिर ये उसमें प्लस ऊपर वाली करें, जो आए वो ऊपर लिख दे और नीचे जो है वैसे का वैसे ही। अब इसको अगर खत्म करें, माइनस तो ऐसे ही रहेगा बेटा, और ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 15 को अगर डिवाइड करें 7 पे तो ये 2.14 वैल्यू आएगी, यानी 2.1। आगे वाली लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा आपकी -2.1। अब इसको अगर हम जो है इसकी लाइन ड्रा करते हैं, ये मैंने इसकी जो है लाइन ड्रा कर ली है, ये लाइन ड्रा कर ली। यहाँ पे सेंटर में क्या आ गया, 0, इधर 1 2 3 प्लस का, इधर 1 2 और ये 3 माइनस का। अब बेटा ये -1 -2 और -3, -2.1 जो है ये -2 है, ये -2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो 2.1 है ना बेटा माइनस का, ये वाला, इसके ऊपर एक आपने लाइन लगा लेनी है लंबी, इसको पी पॉइंट कह देना है, और ये वैल्यू है आपकी -2 से ही 1/7। तो ये आपका बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट जो है, अगर 5th वाले को देखें तो वो है बेटा वैल्यू 5/8। ये बड़ी सिंपल वैल्यू है। कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाय 8 करना है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.25, सॉरी 0.625। तो ये बेटा आपके पास 0.625 ये आ गया। तो इसको आप 0.62 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एंड वाली वैल्यू अगर ना भी लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बेटा 0.62 कहाँ पे आएगी आपके पास, यहाँ पे हमने जो है रियल लाइन यानी आपकी जो अददी खाता है वो ड्रा किया, सेंटर में आपका 0, ये +1 है आपका, ये +2 है, इधर -1 -2। तो अब 0.6 बेटा ये 0 है, ये 0.1 2 3 4 5, ये 0.6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो ये बेटा 0.6 आपका कहाँ पे आ गया, ये आ गया। इसको आपने बेटा जो है वो लाइन को बढ़ा करके लिख लिया, कह दिया ये पॉइंट पी है, जो हमने रिप्रेजेंट करना था, जाहिर करना था, उसकी वैल्यू थी 5/8, ये इसके ऊपर लिख दी। तो ये बेटा आपका जो है रियल लाइन पे यानी अददी खत पे ये भी जाहिर हो गया है। और इसका अब लास्ट वाला जो बेटा पार्ट है छठा, वो है 2 से ही 3/4। ये बेटा इसमें जो है आपको पता है, आपने पहले इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 से किया 8, और ये वाली इसमें ऐड कर देनी है। 8 में 3 ऐड किए तो कितना हो गया बेटा 11, और नीचे क्या रहना है 4 जो है। अब 11 को अगर 4 पे बेटा डिवाइड करें, 11 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आता है 2.75। इसको बेटा आप 2.75 को अगर राउंड ऑफ करें तो ये बेटा आपका 2.8 बन जाता है। तो ये 2.8 वैल्यू आ गई आपकी बेटा। अब 2.8 को आपने जो है वो क्या करना है बेटा, जो है रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। उसके लिए बेटा सेंटर में आपने क्या लगाया 0, इधर प्लस का 1 प्लस का 2 और ये प्लस का 3, 0 1 2 3। इधर वाली बेटा अगर आपने ना भी लगाएं कोई इश्यू नहीं है, -1 -2 -3। अब 2.8 है, ये 2 है और ये 3 है, 2.1 2.2 2.3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये जो 2.8 है इसके ऊपर लंबी लाइन आपने ड्रा कर देनी है, इसको पी पॉइंट कह देना है, और इसकी वैल्यू क्या थी 2 से ही 3/4, वो इसके ऊपर बेटा आपने लिख देनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका लास्ट वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है 0.4 बार, दूसरा है 0.37 बार और थर्ड वाला है 0.21 बार। ये बेटा आपके पास 3 पार्ट्स हैं और तीनों में क्या कहता है, बुक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है अगर हम उसको पढ़ें तो बुक के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये जो वैल्यू आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इनको आपने इंटीजर्स में जो है
नातक आदाद में जो है बेटा जो है चेंज करना है, यानी पी ओवर क्यू की शक्ल में आपने इसका आंसर भी बटे में लिखना है, इसका भी और इसका भी, तीनों को आपने बटे में चेंज करना है। इशारे वाली वैल्यूज दी हुई हैं, इसको पी ओवर क्यू यानी बटे की शक्ल में लिखने हैं। और इसमें कहते हैं जो पी ओवर क्यू बटे की वैल्यू आएंगी इस तरह पी ओवर क्यू की शक्ल में आंसर लिखना है। ये पी भी और क्यू भी दोनों इंटीजर होने चाहिए, यानी हकीकी अदाद होने चाहिए। और नीचे वाला क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी आपने इन तीनों वैल्यूज को बटे वाली रकम की शक्ल में इस तरह जो है फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है, और इसमें नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अब बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें वैल्यू है 0.4। ऊपर जो बार है ना बेटा, ये जो बार का साइन ऊपर लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू आगे जो है मजीद कंटिन्यूसली आगे चलती जा रही है, यानी इस तरह से 0.44444 सो ऑन, आगे जितनी मर्जी वैल्यू आप लिख ले, यानी ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग आपकी वैल्यू है। 0.4 जो है 4 आगे चलता जाएगा, 4 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 4 आगे चलता जाना है। तो अब हमने इसको जो है वो तकरीबन पॉइंट के बाद 6 दफा रिपीट कर लिया। आगे डॉटेड का मतलब है सो ऑन, आगे ये वैल्यू इसी तरह आती जाएंगी। अब ये जो वैल्यू थी बेटा, हमने ये वाली जो है इसको रख लिया x के इक्वल, ये इक्वेशन हमारी बन गई 1। कौन सी इक्वेशन? इसको कह दिया ये इक्वेशन 1 है। अब बेटा ये बार एक डिजिट के ऊपर है, यहाँ पे ये बार 2 डिजिट के ऊपर है। अगर एक के ऊपर होगी तो बेटा यहाँ पे आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, यानी इस वैल्यू को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे पहला काम क्या किया, इस वैल्यू को x के इक्वल लेट कर लिया, और ये जो बार है इसका मतलब है ये आगे वैल्यू चलती जाएगी, हमने इसको लिख लिया। फिर अब ये बार एक वैल्यू के ऊपर थी तो आपने मल्टीप्लाई बाय किससे कर लिया? 10 से। यहाँ पे 2 के ऊपर है तो 100 से करेंगे, अगर 3 के ऊपर होती तो 1000 से करना था। यानी जितनी वैल्यू जितने डिजिट के ऊपर बार है 1 के साथ उतने जीरो लगा के आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे 1 के साथ एक जीरो 10 बन गया। यहाँ पे 2 है तो 1 के साथ 2 जीरो लगाएंगे 100 बन जाएगा। अगर 3 होती तो 1 के साथ 3 जीरो लगाते 1000 बन जाना था। तो अब बेटा जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया x को, तो ये क्या आ गया आपके पास? 10x आ गया, इज इक्वल टू, इस वैल्यू को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4444, ये जितनी दफा मर्जी आगे सो आना हम लिख सकते हैं। तो बेटा इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पकड़े और करके देखेंगे 4.4444 आगे सो ऑन वैल्यू हो जाएंगी। अब बेटा नेक्स्ट ये इक्वेशन 2 बन गई आपकी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, इक्वेशन 2 जो है आपकी उसमें से हमने माइनस कर देना है इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो इक्वेशन 2 ये थी 10x, लेफ्ट साइड में से इसकी लेफ्ट साइड यानी 10x में से ये वाली लेफ्ट साइड x क्या हो गया? माइनस हो गया, इक्वल राइट साइड इसकी ये है 4.4444 सो ऑन वैल्यू, इसमें से माइनस किया इस वाली लेफ्ट साइड को 1 की जो है वो है 0.4444 सो ऑन आगे वैल्यूज। तो ये बेटा आपके पास जो है लेफ्ट साइड में से हमने लेफ्ट को माइनस कर दिया, राइट साइड में से राइट को माइनस कर दिया। अब 10 में से 10x में से 1x माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 9x इज इक्वल टू 4.444 में से माइनस जब 0.44 करेंगे बेटा तो ये वाली वैल्यू सारी इससे खत्म हो जाएंगी, तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब जो है ये x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा आपके पास जो x का आंसर आ गया, यानी ये जो वैल्यू थी 0.4 बार ऊपर, यानी ये आगे वैल्यू कंटिन्यूसली चल रही थी। इनको बेटा इसका हमने आंसर फ्रैक्शन में निकालना था तो वो कितना आ गया? 4/9 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट जो है बेटा उसको करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू जो है वो है 0.37, इसको हमने x के इक्वल रखा,
0.37 ऊपर था इसके बार, बार का मतलब है ये 37 आगे कंटिन्यूसली चलता जाना है, जितनी दफा मर्जी आगे कर लें। साथ मैंने डॉटेड लगा दिए ताकि ये पता चल जाए ये आगे कंटिन्यू है, चल रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई इसकी। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, जो है अब देखे बार कितनी वैल्यूज के ऊपर था, कितने डिजिट के ऊपर था, 2 डिजिट के ऊपर था, 1 और ये 2। तो अब हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई जैसे मैंने आपको पीछे बताया था बाय 1 के साथ 20 यानी 100 से। अब हमने यहाँ पे इधर 1 के ऊपर एक डिजिट के ऊपर बार था तो 1 के साथ एक 0 लगा दिया यानी 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 के साथ 2 0 लगाए तो 100 से आपने लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से x को भी मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से आपने बेटा क्या किया 0.373737 सो ऑन जो है आगे इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा 100x इक्वल, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप कैलकुलेटर पकड़ के इसको करके देख ले, ये 37.373737 आगे सो ऑन ये चलता जाएगा बेटा आपका। ये आगे जितने मर्जी 37 आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन जो 2 है उसमें से माइनस कर देना है इक्वेशन 1 को, जैसे यहाँ पे किया था इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 100x, इसमें से लेफ्ट साइड में से 1 की लेफ्ट साइड माइनस की, 100 में से 1x माइनस कर लिया इक्वल, इधर राइट साइड पे है 37.3737 सो ऑन आगे जितनी मर्जी लिख सकते हैं। इसमें से माइनस किया बेटा हमने किसको, ये जो है 0.3737 सो ऑन आगे वैल्यूज जो है। अब बेटा ये देखें 100x में से एक x माइनस किया तो 99x आ गए इज इक्वल टू 37.3737 में से माइनस 0.3737 किया तो ये पॉइंट के बाद वाली ये इससे कट जाएंगी तो बाकी क्या बचेगा 37। अब हमने x निकालना था, x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ 37 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला जो पार्ट है उसकी भी फ्रैक्शन निकल आई है। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको जो है सॉल्व करना है बेटा। तो उसको अब हम करेंगे, उसको भी फ्रैक्शन की शक्ल में बेटा लेके आना है। सबसे पहले इसको किसके इक्वल रख लिया, x के 0.21 और ये बार का मतलब है आगे ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, 2 1 दोनों के ऊपर बार है तो ये 2 1 2 1 जो है आगे सो ऑन चलता जाएगा। ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई 1। अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, बार कितने डिजिट के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो फिर किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 1 के साथ 2 0 लगाएं तो आपका क्या बनता है 100 बनता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x आ गया और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.212121 सो ऑन को, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.2121 सो ऑन, जितना मर्जी लिख ले। ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई 2 आ गई। अब बेटा हमने इक्वेशन 2 में से क्या करना है, इक्वेशन 2 में से माइनस कर देना है इक्वेशन 1 को। 2 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, 100x में से माइनस होगा 1x, इसमें से ये माइनस हो गया और इक्वल के दूसरी साइड पे ये 21.2121 सो ऑन में से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली वैल्यू 0.2121 एंड सो ऑन। अब बेटा जब 100 में से 1x माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा इज इक्वल टू, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये 21 बच जाएगा, सेम उसी तरह ये वाली वैल्यू इन सब से कट जाएंगी तो ये 21 बच जाएगा। x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर कितना आ गया बेटा 21/99। क्वेश्चन नंबर 4 है वो अब हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा ये आपके पास तकरीबन 8 पार्ट्स हैं, इसके 8 जूस दिए हुए हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ वाला, ये सिक्स वाला है,
ये 7 है और ये 8 है। तो ये बेटा इनमें कहता क्या है, आपने क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज इनके अंदर इस्तेमाल हो रही है ना, ये पहली वैल्यू जो है आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, इसकी बुक के अंदर स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से लिखी हुई है। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी मंदरजा झैल के अंदर इस्तेमाल होने वाली खासियत, प्रॉपर्टीज के नेम लिखने हैं, बस नाम लिखने हैं। चाहे आप बेटा उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने सेम बेटा तरीकेकार से क्वेश्चन को लिखना है। इसका जवाब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपने लिखना है, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये उर्दू मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, साइंस और आर्ट्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। बेटा पहली ये आपकी वैल्यू है a+4+b, यहाँ पे a और 4 जो है ये ब्रैकेट में है और b ब्रैकेट के बाहर है। इधर भी वही वैल्यू है a+4+b, वही 3 वैल्यू है, लेकिन अब 4 और b जो है वो ब्रैकेट में है और a बाहर है। अब इस प्रॉपर्टी को बेटा इंग्लिश में जो है इसका आंसर आपने लिखना है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते क्यों है, ये बेटा डिटेल में प्रॉपर्टीज के बारे में मैं एक लेक्चर बना दूंगा, वहां पे आपको समझा दूंगा जिन बच्चों ने ये समझ ना हो। अभी बस आपने इसका बेटा आंसर लिख देना है कि ये क्या है। ये बेटा इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी हो जिसमें लेफ्ट और राइट साइड पे वैल्यू सेम हो, ठीक है, और ब्रैकेट चेंज हो, और अगर उनके दरमियान में प्लस हो तो बेटा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो इसको हमने कहना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जैसे ये है, देखिए 4 5 8, इधर भी 4 5 8 वही वैल्यू है, सिर्फ ब्रैकेट इधर पहले लास्ट वाली दो पे है, इधर पहली दो में है। तो अब ये देखें सेम वही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो ये बेटा इंग्लिश वालों ने सिर्फ इतना सा जवाब लिखना है, और उर्दू वालों ने बेटा क्या लिखना है, उन्होंने ये वाला जवाब लिखना है, तलाजमी खासियत बिलहाज जमा। बस ये बेटा आपने लिख देना है, तो आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है। तो अब बेटा यहाँ पे भी सेम वही उर्दू वाले क्या करेंगे, तलाजमी खासियत बिलहाज जमा की बजाय अब मल्टीप्लीकेशन है यानी जरब हो रही है, तो यहाँ पे बेटा क्या लिख दिया जाएगा, जरब। क्लियर होगी बात। ये इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपने प्रॉपर्टीज के नाम लिख दिए। सेकंड वाला जो है बेटा, इसमें देखे यहाँ पे दोनों साइड पे वैल्यू सेम है, इधर भी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, इधर भी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, लेकिन उनकी बेटा जगह चेंज है। इधर पहले स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 बाद में है, इधर पहले 3 है और 2 बाद में है, यानी यहाँ पे 2 पहले आ रहा है, यहाँ पे बाद में आ रहा है, तो वैल्यू चेंज है, आगे पीछे है। तो ये बेटा जिसमें वैल्यू आगे पीछे होती है ना, उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी तबादली खासियत उसको कहते हैं, तबादली खासियत, कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव बेटा ये है जिसमें ब्रैकेट आगे पीछे होंगी, वो एसोसिएटिव है, वो तलाजमी खासियत है। और जिसमें बेटा आपके पास वैल्यू आगे पीछे होंगी, इस लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो पहले है वो राइट पे बाद में आ रही है, तो ये बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और इसमें दोनों के दरमियान में क्या है, जमा है, तो ये बेटा क्या हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इधर और इधर भी मल्टीप्लाई होता है लेकिन जगह चेंज होती, तो इसको हमने कहना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और उर्दू वालों ने क्या लिखना है, तबादली खासियत बिलहाज जमा, और अगर यहाँ पे जरब होता तो उन्होंने क्या लिखना था, तबादली खासियत बिलहाज जरब। क्लियर होगी बात। जैसे इसकी तरह का बेटा ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, ए बी इक्वल बी ए, अब यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर भी बी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ए पहले था, यहाँ पे ए बाद में है, लेफ्ट साइड पे पहले है, राइट साइड पे बाद में है। तो जब बेटा आपकी वैल्यू आगे पीछे हो जाए, जगह चेंज हो जाए, दरमियान में मल्टीप्लाई हो, तो है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी यहाँ पे भी यही सेम था ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तबादली खासियत है, तो यहाँ पे भी ये तबादली खासियत है, लेकिन ये जरब के हिसाब से है, तो हम यहाँ पे बिलहाज जरब लिख देंगे, यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन पूरा वर्ड लिखना। और यहाँ पे बेटा जमा के हिसाब से थी, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी उसको हमने क्या लिख दिया, जमा लिख दिया। तो ये बेटा सेकंड वाला पार्ट, इसका भी हमने लिख लिया। बात याद रखिएगा, जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है उन्होंने सिर्फ इतना सा जवाब लिखना है, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी का साथ नेम लिख देना है,
और कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी आपको पता चल गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी आपको पता चल गया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और ये वाली विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है तबादली खासियत विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी जमा के लिहाज से, और ये जरब के लिहाज से। अब बेटा नेक्स्ट ये वाली जो है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटा जैसे यहाँ पे a माइनस ए इक्वल 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब एक वैल्यू में से वही वैल्यू माइनस करें और इक्वल 0 आए, तो अब बेटा उसको हम अगर यहाँ पे माइनस करके आ रही है ना 0, तो ये एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है यानी जमी मकूस इसको कहते हैं, जमा का उल्ट। जमा का उल्ट आपको पता है माइनस होता है, उसको जमी मकूस एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू x की बजाय यहाँ पे 5 माइनस 5 इक्वल 0 आ जाता है, तो वो भी एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में उसका आंसर, और उर्दू में क्या होना था, जमी मकूस होना था। नेक्स्ट वाला बेटा ये जो है आपके पास, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ये देखें यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड पे है a इंटू बी प्लस सी, और इस साइड पे बेटा है a प्लस ए बी प्लस ए सी। यानी ये जो लेफ्ट साइड है ना बेटा, इसमें हमने इस a को अंदर मल्टीप्लाई किया है, a b से हुआ तो a b आ गया, फिर प्लस a को c से किया तो a c आ गया। तो अब बेटा ये हमने जो है इसको a को अंदर जो है मल्टीप्लाई दोनों के साथ अलग अलग किया है, तो ये जो अंदर मल्टीप्लाई अलग अलग हो रहा है, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा जो है ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर वाली वैल्यूज के साथ, तो तब ये बन रही है। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये अंदर एडिशन है ब्रैकेट के और बाहर मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर होगी बात, यानी ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, एडिशन वाली वैल्यूज के साथ, तो ये मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। इसको हम क्या कहेंगे, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट वाले को बाई साइड कहते हैं, यानी इसको जरबी बाई भी लिख सकते हैं या जरब की बाई, तो जी खासियत बिलहाज जमा। अच्छा बेटा उसके बाद ये है 16 प्लस 0 या x प्लस 0, जब किसी वैल्यू में 0 प्लस करें और जवाब वही आए तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर बेटा इसमें से ये माइनस करते, 16 में से 16 माइनस करते और इक्वल 0 आता, यानी ये वैल्यू इधर होती 16 माइनस 16 और इक्वल 0 आता जैसे ये थी, तो वो एडिटिव इनवर्स था। लेकिन अगर हम 0 किसी वैल्यू में ऐड करें और जवाब वही आए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी जमी जाती खासियत है। और अगर हम किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें और जवाब वही आए तो वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। 0 जमा करें किसी वैल्यू में और जवाब वही रहे, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। और अगर 1 को मल्टीप्लाई किसी वैल्यू से करें और वही वैल्यू जवाब आए तो वो बेटा क्या है, मल्टीप्लाई करके भी जवाब वो आ रहा है तो वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, और प्लस करके जवाब वही आ रहा है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव आइडेंटिटी को हम जमी जाती खासियत कहते हैं और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को जरबी जाती खासियत उर्दू में कहते हैं बेटा। तो आपने उर्दू वालों ने ये जवाब लिख देना है, इंग्लिश वालों ने ये लिख देना है। और उसके बाद ये वाला पार्ट भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह का है, और ये वाला जो लास्ट वाला है ये बिल्कुल सेकंड की तरह का है। नंबर हमारे पास 5 है, अब हमने उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा बिल्कुल सेम, ये इसके 6 पार्ट्स हैं, सेम उसी तरह के हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में थे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या कहता था, आपने जो है प्रॉपर्टीज के नेम लिखने हैं जो इनके अंदर, जैसे ये वैल्यू है और इसकी प्रॉपर्टी का नेम लिखना है जो इसके अंदर यूज हो रही है। तो बेटा उर्दू में जो है वो क्या लिखा हुआ है, मंदरजा झैल में इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम लिखे। खासियत को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये जो आपके पास फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला पार्ट है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स। 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 के। और 6 के 6 के अंदर क्या कहता है, आपने प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं इंग्लिश मीडियम में, और उर्दू मीडियम वालों के लिए क्या कहता है, इनकी खासियत के नाम लिखने हैं। तो बेटा चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, आपने क्या करना है, सेम इसी मेथड को फॉलो करना है। क्वेश्चन लिखना है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो उन्होंने सिर्फ इतना सा जवाब लिख देना है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट है तो उन्होंने सिर्फ ये लिखना है
इंग्लिश वाले ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे उर्दू वाली, और उर्दू वाले ये इंग्लिश वाली नहीं लिखेंगे, तो आपका जवाब आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए है बेटा, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, उर्दू मीडियम के लिए भी। साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं बेटा, ये जो है आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है -3 लेस देन -1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके है, 0 लेस देन 2। ये जो बेटा प्रॉपर्टी है ना, जो इस तरह की है लेस देन वाली, इधर आपके पास दो वैल्यू है और इधर भी है, दरमियान में लेस देन का साइन है। अब लेस देन हो या ग्रेटर देन हो बेटा, इस तरह जो साइन होता है उसको हम लेस देन बोलते हैं, छोटा है। जो साइन इस तरह होता है उसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं, उर्दू में बड़ा है। यानी लेस देन मीन उर्दू में क्या कहते हैं, इसको छोटा है, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा है। तो अब बेटा ये जो कह रहे हैं ना कि आपके पास ये वाले जो आपके दोनों है, इसका मतलब ये साइन आ जाए लेस देन का या ग्रेटर देन का, तो उसको कहते हैं इनइक्वालिटी। अगर बराबर का साइन हो ना बेटा ये वाला, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। उर्दू में उसको हम गैर मसावात या ना बराबरी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब बेटा ये इसका मतलब ये इनइक्वालिटी है, किसकी इनइक्वालिटी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। यानी जो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी है ये वाली। और इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे, ना बराबरी की जमी खासियत। और अगर बेटा ये किस तरह से है तो इसके बारे में डिटेल में आपने समझना है, तो उसकी मैं अलहदा से वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी खासियत है, मैं सब के बारे में जो है बेटा अलहदा से जो है ना एक लेक्चर बना दूंगा, वहां से जाके आप इनके बारे में डिटेल से भी समझ सकते हैं। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, अब इसके अंदर आए तो बेटा ये देखें, यहाँ पे भी लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। ये लेस देन क्या है, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा हो तो देन का मतलब है वहां पे लिखा होगा हो तो ए ओवर 1/a ग्रेटर देन बड़ा है 1/b से। तो यहाँ पे बेटा जब 1 आ जाए ना बटे वाली रकम, तो वो रेसिप्रोकल होता है। उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, माकूस बोलते हैं उसको। क्या उर्दू में माकूस कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। बटे वाली रकमें आ गई हैं तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, और इसमें लेस देन ग्रेटर देन है, तो ये इनइक्वालिटी की ना बराबरी की कौन सी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यानी ना बराबरी की माकूसी खासियत है। माकूसी मतलब जो है रेसिप्रोकल, माकूस हम रेसिप्रोकल को कहते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, यानी यहाँ पे तो बेटा सिर्फ प्लस माइनस की रकमें थी, यहाँ पे इधर माइनस की थी, इधर प्लस की, तो इसको हमने प्लस माइनस हो तो एडिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी इसलिए क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन है, ये भी लेस देन ग्रेटर देन है, ये भी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। लेकिन बटे वाली रकमें आ गई हैं तो रेसिप्रोकल है, यानी माकूसी खासियत है। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें तो आपके पास कहता है रकम है, थर्ड वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें लिखता है इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा हो तो देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, रकमें प्लस हो रही हैं और लेस देन ग्रेटर देन वगैरह के साइन है, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है, तो इनइक्वालिटी है। क्लियर होगी बात। उसके बाद प्लस माइनस है, बटे वाली रकम तो नहीं है, इसका मतलब अगर बटे वाली होती तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होनी थी। अब सिर्फ प्लस माइनस है जैसे पहले वाले में था, तो प्लस ही है, सिर्फ माइनस भी नहीं है, तो फिर बेटा इसमें क्या कहेंगे, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी, यानी ना बराबरी की जमी खासियत है, जिस तरह पहले वाली थी। क्लियर होगी बात। अब इसका 4 वाला पार्ट देखे बेटा, यहाँ पे ए सी लेस देन बी सी, अगर ए सी छोटा हो बी सी से और सी ग्रेटर देन 0 तो ए लेस देन बी। ये बेटा उसने आपको वैल्यू दी हुई है। अब इसमें हमें नजर आ रहा है लेस देन ग्रेटर देन के साइन है, जो वैल्यू दी हुई है। अभी बस आपने इतना सा देखना है इसकी निशानी, तो इनइक्वालिटी है, ना बराबरी की ये जो है ना वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो ए और सी दो रकमें हैं, ये क्या हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई। बी और सी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई आपस में, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये दोनों प्लस हो रही थी। क्लियर है बात। यहाँ पे ये और ये रकम क्या है, प्लस हो रही है, ये भी प्लस है, इसलिए
ये एडिटिव प्रॉपर्टी थी। लेकिन अब यहाँ पे ये प्लस नहीं हो रहा, ए और सी, बी और सी प्लस नहीं हो रहा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? एडिटिव तो नहीं बनेगी, ये फिर कौन सी बनेगी? मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। किसकी? इनइक्वालिटी की, यानी ना बराबरी की ज़रबी खासियत है ये बेटा आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो फिफ्थ वाला पार्ट है, पांचवा पार्ट, उसमें भी बेटा सेम देखें, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। अभी सिर्फ आप इसकी निशानी ये देखें, यहाँ पे जो वैल्यू है इनइक्वालिटीज है पहले नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे ये ए सी बी सी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस तो नहीं हो रहे, तो ये भी फिर क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यानी ना बराबरी की ज़रबी खासियत है। जिस तरह से आपके पास ये फोर्थ वाला पार्ट है, उसी तरह से फिफ्थ वाला पार्ट है। और जो इसका लास्ट वाला पार्ट है बेटा, उसके अंदर देखें आपके पास ये ए इधर वैल्यू है ए ग्रेटर देन बी आर ए इक्वल बी आर ए लेस देन बी। इसमें बेटा इक्वल भी आ गया है, लेस देन भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया, और दरमियान में बेटा यहाँ पे आर के वर्ड यूज हुए हैं। तो ये एक ही पार्ट है ऐसा। ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, जिसमें इक्वल भी आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन भी आ जाए, इसको हम जो है ना वो क्या बोलते हैं? ये बेटा आपके पास जो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है इसको उर्दू में हम कहते हैं तसलीसी खासियत। क्या बेटा? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है उसको उर्दू में क्या कहते हैं? तसलीसी खासियत। इसका एक ही पार्ट है लास्ट वाला। तो ये बेटा आपने इस तरह ही, इंग्लिश वालों ने सिर्फ ये जवाब लिख देना है इस क्वेश्चन का, और उर्दू वालों ने ये लिख देना है। तो ये बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल सेम, आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज के नेम लिखने हैं, और ये हमने जो है बेटा उर्दू में भी लिख लिया और इंग्लिश में भी लिख लिया। आपने इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है 1.1 एक्सरसाइज का, जिसके बेटा 3 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। और इन तीनों में क्या कहता है? आपने इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन ये बेटा 1/3 एंड 1/4, 3 and 4, 3/5 एंड 4/5। आपने क्या करना है? इन नंबर्स के दरमियान में दो दो रैशनल नंबर यानी कि नातक अदाद मालूम करने हैं। ये जो दो बेटा नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनके दरमियान में आपने क्या करना है? दो नातक अदाद, दो रैशनल नंबर्स बताने हैं कि इनके दरमियान में कौन से आएंगे। इसी तरह इनके दरमियान में भी और इसके दरमियान में भी। तो चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने बेटा सेम मेथड से करना है। उर्दू वालों के लिए रैशनल नंबर की जगह वहां पे क्या लिखा होगा? नातक अदाद आपने मालूम करने हैं, और इंग्लिश वालों के लिए क्या लिखा होगा? रैशनल नंबर। तरीका सेम है बेटा, आपने इसी मेथड से करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तीनों जो है एक ही मेथड से तीनों पार्ट्स होने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो बेटा पहले नंबर पे आपने क्या करना है? ये जो दो नंबर आपको दिए हुए हैं ना, आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। 1/3 और 1/4, इन दोनों को ऐड करके बेटा आपने क्या करना है? जो है वो डिवाइड कर लेना है 2 पे। क्या बेटा? जो दो नंबर आपको दिए होंगे उनको दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे मैं इसका अगला जो स्टेप इसके नीचे आना था वो यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जो है ये इधर ही कंप्लीट हो जाए। तो अब बेटा ऊपर वाले दोनों का एलसीएम लें। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? 1/3 और 1/4, इन दोनों के नीचे जो वैल्यू है 3 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो नीचे आ जाएगा 12। 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 को 1 से किया तो 4 प्लस ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। जब बेटा आपने एलसीएम लेना है तो नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे डिवाइड के नीचे जो है वो 2 वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर है बात बेटा? अब ये 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? 7। और उसके बाद बेटा नीचे ये जो है बटे के नीचे है 12 और उसके नीचे है 2, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो ये बेटा 7/24 आ जाएगी। इसके नीचे जो है वैल्यू ऊपर 7 और नीचे
24। ये किस तरह से आता है ये देखें, ये आपके पास था 4 और 3 को ऐड करेंगे 7, नीचे कितना है बेटा 12। उसके बाद इस 2 के नीचे कुछ नहीं, तो जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। ये जो डिवाइड है इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करें ये दरमियान वाले को, तो ये जो नीचे वाली दोनों वैल्यूज हैं ये उल्ट हो जाएंगी, 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो 2 है ये नीचे आ जाएगा। तो ऊपर 7 को 1 से करेंगे 7 और नीचे 2 को 12 से करेंगे तो 24। तो अब इन दोनों के दरमियान में बेटा जो है एक तो आपका नंबर ये वाला आ गया है, यानी 7/24। अब जो आया है ना बेटा, जो आपका एक आ गया यहाँ पे इस तरह, ये बेटा एक रकम ये है, इसके बाद अगला है 7/24। अब इसके और इसके दरमियान में अभी एक और आना है यहाँ पे, उसके लिए बेटा ये जो आया है ना सेंटर वाला, इसको और इसको आपने ऐड करने, 7/24 के अंदर ऐड क्या कर देंगे बेटा 1/4। लास्ट वाला इसके जो आया है उसके अंदर लास्ट वाला ऐड करना है और फिर किस पे डिवाइड कर देना है 2 पे, वही तरीका जो पहले किया है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में फिर उसी तरह हम एलसीएम लेंगे, तो अब ऊपर एलसीएम क्या आएगा, ये 24 और 4। अब ये बेटा 24 बड़ी रकम है और 4 छोटी है, 24 के अंदर 4 आ जाएगा, तो फिर बड़ी रकम जो है बेटा वो हम नीचे लिखते हैं, 24 नीचे आ गया। अब 24 को 24 पे डिवाइड किया, कुछ नहीं बचेगा, ऊपर वाला 7 वैसे ही, फिर प्लस बेटा ये 4 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 24 को 4 पे डिवाइड करें तो 6 आता है और 6 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा बेटा 6 ही आ जाएगा। अब नीचे जो आपकी वैल्यू है ये वाला 2 वैसे ही आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये 7 और 6 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा और नीचे 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी जैसे यहाँ पे हुए थे, मैंने ये तरीका भी बता दिया आपको, तो ये 48 आ जाएगा। तो अब बेटा इसका जो थर्ड वाला रैशनल नंबर आया है जो इसके दरमियान में वो आया 3/48 और इधर था 1/4। तो ये बेटा 1/3 और 1/4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर, दो नातक अदाद मालूम करने थे, एक है 7/24 और एक है 13/24। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया है। अगर एलसीएम में मसला हो, एलसीएम 3 तरह का होता है, एक ये है जिसमें नीचे वाली दोनों वैल्यू डिफरेंट है, एक वो होता है जिसमें नीचे वाली इधर 4 है तो इधर भी 4 आ जाए, जिसमें दोनों वैल्यू सेम हो, वो एलसीएम का सेकंड मेथड होता है। और तीसरा ये है जिसमें नीचे दो वैल्यू आ रही है ना वो डिफरेंट है ना सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी है इसके अंदर ये छोटी आ जाती है। 24 को अगर 6 मल्टीप्लाई 4 लिखें तो वो कितना होता है 24 होता है। तो फिर बेटा इसका डिफरेंट वालों को तो मल्टीप्लाई करके नीचे इसको इससे और जो इस तरह की वैल्यू होती है जिसमें एक बड़ी के अंदर छोटी मौजूद हो तो आप बड़ी को नीचे लिख के फिर बड़ी को दोनों पे डिवाइड करते हैं और ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है जिसमें दोनों नीचे वाली वैल्यू सेम होती हैं उसमें तो सिंपल, इधर 1/3 है इधर 1/3 है तो फिर 3 नीचे लिखना था, ऊपर जैसे हैं 1 + 1 वैसे लिख देना था। क्लियर होगी बात? तो अगर फिर भी आपको एलसीएम में कोई मसला होता है तो बेटा आपको नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी अलहदा से वीडियो बना लेंगे। अब ये 3 और 4 जो दो वैल्यूज है ना बेटा, इन दोनों के दरमियान में हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में एक वैल्यू है हमारे पास 3 और एक वैल्यू है 4, इनके दरमियान में भी दो हमने क्या करने हैं बेटा रैशनल नंबर यानी कि नातक अदाद जो है वो मालूम करने हैं। तो अब बेटा इनको कैसे करेंगे, अब पहले तो इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है, यानी 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे 7/2, तो ये बेटा एक नंबर तो आ गया 7/2। सिंपल, ये एक रैशनल नंबर नातक अदाद मालूम हो गया। अब दूसरा करना है, दो दो करने हैं, तो बेटा अब इसको और इसको ऐड करने हैं, 7/2 + 4 ये वाली रकम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है, डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। अब बेटा इनका एलसीएम हमने लेना है, किस तरह आएगा एलसीएम बेटा, हमारे पास ऊपर वाली जो रकमें हैं ये 2 और 1 दोनों मल्टीप्लाई हुए 2 आ गया और ये वाला इससे हुआ 7 प्लस ये इससे हुआ तो 8, 2 4 से होगा 8, 1 7 से होगा तो 7 और नीचे क्या है 2 है। अब बेटा
ये 7 और 8 दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और नीचे ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। जब दो बटे हो तो बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिस तरह ये मैंने आपको बताया। तो ये वाली जो रकम है ये 15/4 आ गई। तो ये बेटा 3 और 4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर आपके मालूम हो गए हैं। फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है, यानी दो नातक अदाद हमने मालूम कर लिए हैं। अब बेटा लास्ट वाला जो थर्ड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और उसका लास्ट वाला पार्ट अब हमने करना है। इसका भी सेम तरीका वही है। हमारे पास वैल्यू बेटा क्या है, वैल्यू हमारे पास 3/5 है और 4/5 है। तो 3/5 और जो 4/5 है इनके दरमियान में हमने कितने रैशनल नंबर मालूम करने हैं, दो रैशनल नंबर बेटा मालूम करने हैं, दो नातक अदाद मालूम करने हैं। तो पहला स्टेप वही, आपने इन दोनों को ऐड करना है 3/5 और इसमें ऐड क्या कर देना है 4/5 और डिवाइड किस पे कर देना है बेटा 2 पे। पहला स्टेप। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं नेक्स्ट वाला। वैसे आपने बेटा इस तरह करना है जैसे मैंने ये नीचे से नीचे स्टेप आपने करते जाना है। तो अगर मेरे पास जगह का मसला है, व्हाइट बोर्ड पे कंप्लीट करना है, इसलिए मैं आगे कर रहा हूँ। आपने इस तरह नहीं करना है, इस तरह करने से भी नंबर पूरे मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास अजाफी पेज पे स्पेस हो तो आप एक स्टेप के बाद जब अगला स्टेप जो इसके नीचे आना था वो इधर करना हो तो फिर इस तरह इक्वल लगा के साथ एरो लगा ले, पता चल जाता है कि इससे अगला स्टेप ये है। अच्छा बेटा अब इसमें नीचे वाली दोनों वैल्यू देखे क्या है, सेम है। तो अब ये तीसरा तरीका है एलसीएम का, इन दोनों को आपने एक लिख देनी है नीचे वाली, और ऊपर जो है वो वैसे की वैसे ही आ जानी है, और नीचे क्या है 2। अब बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 + 4 कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाय ये 2 को 5 से किया तो कितना हो जाएगा बेटा, जो है 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। एक रैशनल नंबर आ गया 7/10। अब अगला बेटा आपने नातक अदाद मालूम करना है, ये वाला जो है एक हो गया है, अब दूसरा आपने मालूम करना है। उसके लिए बेटा इसको और इसको ऐड करेंगे। 7/10 में ऐड क्या होगा बेटा हमारे पास 4/5 और इन सब दोनों को डिवाइड किस पे कर देंगे 2 पे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, अब इसमें देखें आपके पास वही सेम तरीका कार, इसमें एक रकम बड़ी है एक छोटी है। 10 के अंदर 5 होता है, 10 की जगह 2 × 5 लिख सकते हैं। तो अब बड़ी को नीचे लिखा, फिर ये जो नीचे आई है ना बेटा इसको पहले इस पे डिवाइड किया, 10 पे डिवाइड होगा कुछ नहीं बचेगा, ऊपर वाला 7 वैसे ही आ गया प्लस। अब 10 डिवाइड होगा इस दूसरे के नीचे जो है इससे 5 से, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे जो है वो वैसे का वैसे ही। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में 7 और 8 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और नीचे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। अच्छा इसको आप 15/20 भी लिख सकते हैं, और इसको आप 5 से कट भी कर सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे 15/20 लिख लें, चाहे आप 3/4 लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों ही आंसर आपके ठीक है, चाहे ये वाली वैल्यू लिख ले चाहे ये वाली। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के दरमियान में भी दो नातक अदाद मालूम हो गए हैं, दो रैशनल नंबर मालूम हो गए हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में बेटा किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। और अगर बेटा आपको इन जितने भी आपके ये क्वेश्चंस हैं जिनकी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो बेटा उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे इसकी ऐप अवेलेबल है NAR कॉलेज के नेम से। आपने जो है अगर उसको डाउनलोड वहां से कर लें जाके, अगर नहीं मिलता तो इस वीडियो के नीचे लिंक में भी बेटा जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।